कहो फिर दोस्त। अकेले? आज अकेले? आज 11 की टीम नहीं लाए हो? आज अकेले अकेले? अच्छा, ये यूसी नेट का एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो गया है क्या, जून वाले का? या नहीं हुआ अभी तक? बताना थोड़ा। जून वाले का फॉर्म फिलअप हो गया है? नहीं, नहीं आया ना? ओके, करेक्ट। चलो, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। नहीं आया तो? कौन आया? तापस आ गया? चलो बढ़िया, तापस। देखो, आज का टॉपिक तो है ही लंबा। आज पढ़ना ही पड़ेगा, आज का टॉपिक तो काफी लंबा है। ठीक है। बहुत सारे हैं आज। ठीक है, तो नॉन स्टॉप पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की। ठीक है, कुछ टॉपिक रह गया था क्लाइमेट से, तो उसको कवर आउट कर देते हैं। ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्यों होता है, पहली बात तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वाई वेस्टर्न डिस्टरबेंस हैपेंस। ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो होता है वो क्या होता है, एक लो प्रेशर डिप्रेशन बनता है कहाँ पे, इन जगहों पे। टर्की, एक मिनट, टर्की हुआ, अजरबैजान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ। इनके ऊपर से ये निकलता हुआ हवा जो जा रहा है, इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल रहे हैं। ये हो क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज ऑब्जर्व करो कि अगर कहीं पे भी तुमको तीन साइड से लैंड घिरा हुआ दिखेगा और एक साइड से पानी हो, या तो ऐसा सरफेस हो कि जहाँ पे गल्फ एरिया हो, सिर्फ सिर्फ लैंड हो चारों तरफ और बीच में एक पानी का छोटा सा जगह हो। ठीक है। अगर ऐसा जगह कहीं दिखे तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे तुम्हारा एवापोरेशन जो होता है काफी तेज होता है। तो क्या होता है कि मेडिटेरियन सी की जब हम बात करते हैं, मेडिटेरिनेनियन सी की जब तुम बात करते हो, तो उस समय में क्या होता है कि यहाँ पे लोकल एवापोरेशन बहुत तेज है। ठीक है। यहाँ पे लोकल एवापोरेशन काफी तेज है, विच ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर, पर्टिकुलरली द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा ये क्या होता है, पड़ता है। कौन? लोकल प्रेशर डिप्रेशन जो है, ये काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिएट होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो तो ऐसा है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो हवा जो है वो इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है। जब यह हवा एवापोरेट करती है तो इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है। और यहाँ पे एवापोरेशन रेट इतना है ही होता है कि वो ऊंचा भी जब जाता है तो 200 हेक्टा पास्कल के पास जाता है। ये उड़ता है तो 200 हेक्टा पास्कल के पास उड़ता है। अभी 200 हेक्टा पास्कल तुम पूछोगे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज हाइट। ये एक हाइट है। लेकिन किस तरीके का हाइट है, प्रेशर लेवल के बेसिस पे बनाया हुआ हाइट है। प्रेशर लेवल के बेसिस पे बनाया हुआ हाइट है। हेक्टा पास्कल मतलब 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है। 200 × 10⁻⁷ पास्कल वाला जो प्रेशर जहाँ पे मौजूद होगा, वहां पे तुम्हारा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहेगा। ये चीज दिमाग में क्लियर रखना। ठीक है। तो ये नॉर्दर्न स्टेट्स को मोस्टली इफेक्ट करता है। इसके वजह से क्या होता है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में पहुंचेगा तो वो मानसून के लिए खराब है, आईएसएम के लिए नेगेटिव है। ठीक है। आईएसएम के लिए
ये तुम्हारा जो चीज है ये नेगेटिव है, आईएसएम के लिए ये नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। आईएसएम के लिए ये नेगेटिव है, करेक्ट। ठीक है, नितिन मौर्य एंड ज्योति आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो खतरनाक है, ठीक है, वो खराब करता है। लेकिन इसका जो प्रॉपर कहानी अगर हम पढ़ने जाएं कि कैसे जनरेट होता है, क्या कहानी है, तो सुनते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं। ट्रॉपिकल तो तुम समझते हो, ट्रॉपिक्स मतलब तुम्हारा जो इंडिया को काट रहा है ना, जो यहाँ से ऐसे काटते हुए जा रहा है इंडिया को, वो तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर मिल रहा है ना, तो इस रीजन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलेंगे। दिस इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये रीजन जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, समझ में आया? तो ये जो ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स ओवर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरियन सी के ऊपर ये जनरेट होता है एंड ट्रेवल्स ईस्टवर्ड, ट्रैवल करता है ईस्ट की तरफ, टू एंटर द इंडियन सबकंटिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड। डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है, वहीं से उठ के वो पहुंचता है। These disturbances bring a mild rainfall which is extremely important for the growth of the rabi crops। जो तुम्हारा नॉर्दर्न इंडिया में जो रबी क्रॉप्स है उनके लिए ये हेल्पफुल होता है। अब तुम में से मेरे को कौन बताएगा कि ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स? कौन से होते हैं क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स? बताओ। सब नॉर्दर्न इंडिया के हो एकदम, आपस को छोड़ देने से। अब तो बताओ रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? फिर दोस्त तुम्हारे यहाँ तो पहले हिट करेगा, तुम बताओ कौन से होंगे रबी क्रॉप्स जो होंगे, वो कौन से होंगे रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स, रबी कौन से होंगे? बताओ, बताओ बताओ। लिख भी रहा है कोई? कोई बोला मस्टर्ड, बार्ली, वीट। मस्टर्ड, वीट, चना। लेकिन रबी क्रॉप्स होता क्या है? अरे तो एक एक्सप्लेनेशन दो ना यार, सही सही। जैसे कि मैं बात करता हूँ, रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको विंटर में सीडिंग किया जाता है। ठीक है, विंटर में सीडिंग करोगे एंड स्प्रिंग में क्या होगा? विंटर में अगर तुम सीडिंग करोगे तो स्प्रिंग में उसका क्या करोगे? हार्वेस्टिंग करोगे। उस तरीके के क्रॉप्स को तुम्हारा क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स। ठीक है, ध्यान रखना है इन सब चीजों के प्रति, ध्यान रखना, ये सब बहुत बेसिक्स है, 11th 12th का वो है। ठीक है, याद रखना, इनमें गलतियां मत करना। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा चलो ये तो ठीक है, वेक्स्ट्रा वही सब लिखा हुआ है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि ये रिजल्ट क्यों होता है, ड्यू टू मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास नोन एज फ्रंट्स।
ठीक है, जैसे कि यहाँ से उठता है तो क्या होता है कि यहाँ से ठंडा हवा आ रहा है, यहाँ से गर्म हवा आ रहा है, तो ये मिक्स होके ना एक फ्रंट बनाते हैं। जब भी तुम्हारा कोल्ड एयर वार्म एयर से मिट करेगा तो इनके बीच में एक ऐसा लाइन क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट्स। तो यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रंट्स क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे, जब तुम्हारा वार्म एयर जो है कोल्ड एयर से मिल रहा है तब वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रंट्स क्रिएट हो रहा है, फ्रंट्स। समझ में आया? क्या बोला, फ्रंट्स क्रिएट होता है। क्लियर, ये चीज तो क्लियर है। फिर क्या बोलता है कि ड्यूरिंग द विंटर, बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द विंटर ए हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप्स अबोव यूक्रेन and its surrounding countries, which causes the cold air from polar region to come in contact with relatively warm moist air at lower temperature latitudes। तो कुछ यूक्रेन वगैरह के कंट्रीज में कोल्ड एयर का भी रीजन जो है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती तो बाहर से कहीं कोल्ड एयर आता है। अगर ज्यादा एवापोरेशन होगा मेडिटेरियन सी में तो कहीं ना कहीं से तो कोल्ड एयर आएगा ना जी, तो कोल्ड एयर जो होता है वो पोल साइड से आता है और पोल साइड से आके इस जगह को भरता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंडियन समर मानसून। ठीक है, वेन एवर वी से इट इज ए इंडियन समर मानसून। अब इंडियन समर मानसून पढ़ने से पहले तुमको कुछ चीजें पता होना चाहिए। क्या, कि जो इंडियन समर मानसून जब एंट्री लेता है वो दो हिस्सों में टूटता है, एक होता है अरेबियन सी का ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल सी का ब्रांच। दो ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक ऐसे घूम के ऐसे चला जाता है, एक ऐसे घूम के ऐसे अंदर आता है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन है किसके, तुम्हारे साउथ वेस्ट मानसून बोलो या एडवांसिंग मानसून बोलो या इंडियन समर मानसून बोलो, आईएसएम, इंडियन समर मानसून। ठीक है, कुछ भी बोलो। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक बोलो चलता है, सेम ही नाम है, अलग अलग कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सेम नाम के हजार तरीके के तुम्हारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडियन समर मानसून कैसे जनरेट होता है, बात आती है हाउ इंडियन समर मानसून कम इन टू दी प्ले। ठीक है, इसके बारे में तुमको आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ इंडियन समर मानसून का, तो इंडियन समर मानसून कैसे पहुंच रहा है, पहली बात अगर हम देखें क्या हो रहा है कि जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड द मानसून एरिया आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में ही ये काम करता है, कौन, तुम्हारा जो मानसून होता है। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं चल रही, इट इज एप्लीकेबल फॉर होल वर्ल्ड, एप्लीकेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, मानसून जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में ही घूमता है। ठीक है, which is also found in the south and southeast of Asia। करेक्ट, बट जब हम इंडिया की बात करते हैं वहां पे क्या बोला जाता है कि आउट ऑफ टू विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप से मतलब विंटर में तुम उसका सीडिंग करते हो, हार्वेस्टिंग तो स्प्रिंग में ही होता है। ठीक है, विंटर में बीज बोते हो क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती है, तो बीज बोओगे तो आराम से वो ग्रो करेगा तुम्हारा अप टू क्या, स्प्रिंग आने से पहले वो ग्रो कर जाएगा। कौन, तुम्हारा जो क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। कौन है भाई बार बार हाथी उठा देता, फिर दोस्त हुआ, पागल है, का हो फिर दोस्त हुआ। चलो, जैसे कि ये बात कर रहा है कि आउट ऑफ टू सी फोर सीजन, अगर हम बात करें इंडिया में तीन चार सीजन है, एक है समर, एक है विंटर, एक है स्प्रिंग और एक है ऑटम। ठीक है, लेकिन अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून इनमें से ना दो सीजन में ऑक्युपाई करता है, दो डिवीजन, ओनली दो सीजन ये ऑक्युपाई करता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो दो सीजन ही ऑक्युपाई करता है। तो रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑकर्स बिटवीन जून टू सितंबर, जून टू सितंबर में होता है।
तो जून टू सितंबर में यही सीजन है, समर एंड स्प्रिंग। ठीक है, तो यही दो सीजन को ऑक्युपाई करता है कौन, तुम्हारा इंडियन समर मानसून। इतना तुम्हारा क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन से दो सीजन को वो ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज तुम यहाँ फिगर में बड़े अच्छे से देख पा रहे हो कि ये जून फर्स्ट तक एंट्री कर जाता है, दो हिस्सों में टूटता है, जून 10 तक यहाँ से एंट्री कर जाता है, जून 15 में यहाँ से, जुलाई फर्स्ट में यहाँ, जुलाई 15 में यहाँ, ये घूम के फिर ऐसे आता है मुड़ के। ठीक है, ये सब कहानी है। तो ये सब देखते हैं क्या कहानी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसके अलावा एक और भी मानसून होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, सिर्फ यही मानसून मौजूद नहीं है, इसके अलावा तुम्हारा रिट्रीटिंग मानसून भी है। तो रिट्रीटिंग मानसून क्या है, जो कि अक्टूबर एंड नवंबर में आता है। तो इसमें क्या खेला है, इसकी खेला की बात करते हैं तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें जानने की जरूरत है कि तुम्हारा, कि जैसे कि ये रिटर्निंग मानसून की बात कर रहा है, जब यहाँ से वापस हवा जो घूम के फिर हिमालय से टकरा के वापस आती है ना, तो उस मानसून की बात कर रहा है। तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इंडियन समर मानसून, क्योंकि वही हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन समर मानसून ही हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर हम देखते हैं, एक मिनट दो, थोड़ा कैमरा में कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट। साउंड कुछ आ रहा है क्या बैकग्राउंड में, या क्लियर है मेरा साउंड? कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है क्या? साउंड तो नहीं आ रहा है ना बैकग्राउंड? साउंड आ रहा है तो बोलना। नो सर, ऑल क्लियर। अच्छा, करेक्ट है। बीच बीच में आ जाता है बस कुछ सेकंड के लिए। ओके, हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारा, अभी एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैमरा में इशू चल रहा है, तब तक पढ़ लेता हूँ, कुछ हिल रहा है उसका, तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि वो बात किया कि फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है तुम्हारा साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्मेशन को, इस चीज को वो बात किया। तो इसकी अगर हम बात करें, ये बोलता है कि द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates a low pressure on the landmass of the India, while seas around the experience comparatively high pressure। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि अगर समर सीजन की मैं बात करूं, तो समर सीजन में होता क्या है। समर सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम्हारा गर्मी, जो सबसे पहले कौन गर्म होगा, लैंड गर्म होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्यों लैंड गर्म होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट जो है कम है, किससे, पानी से कम है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट पानी से कम है वो तो जल्दी गर्म होगा ही होगा, ये तो नियम ही है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कौन, तुम्हारा ओशनिक रीजन जो है वो लेट से गर्म होता है, और जबकि तुम्हारा लैंड जो है वो इजीली गर्म हो जाता है। तो अगर लैंड इजीली गर्म हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, उसमें से तुम्हारा ऊपर का जो एयर होगा वो एवापोरेट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये लैंड, ये जो पूरा लैंड वाला इलाका है, इसका एयर ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है कि ओशन से जो मॉइस्चर लेडेन विंड्स मतलब जो पानी से जो मॉइस्चर कलेक्ट करता हुआ जो हवा आया है, वो क्या कर रहा है, इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर घुस रहा है। ठीक है, जैसे ही वो मॉइस्चर लाडेन विंड घुसेगा तो बारिश करेगा, यही उसकी कहानी है, यही उसमें हो रहा है। क्या इंडियन समर मानसून जो मानसून आता है उसका कहानी यही है, वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब उसमें भी क्या कहानी है कि एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ITCZ। ये शायद मैंने पहले ही पढ़ा है ना? कहाँ था ITCZ, कोई बताएगा मेरे को? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, क्योंकि आज टॉपिक लंबा है। ITCZ कहाँ पढ़ाया था, याद है क्या होता है ITCZ? बताओ क्या होता है ITCZ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ITCZ? ITCZ क्या होता है?
रेगुलरली क्लास कर रहे हो तो रेगुलरली पढ़ना भी तो चाहिए तुम लोग को, पढ़ भी तो नहीं हो तुम लोग। बताओ, ITCZ कहाँ मिलता है? बताया था मैंने, याद है? जब मैं विंड बेल्ट्स पढ़ा रहा था, अलग अलग, याद करके बताओ। इक्वेटर पे? अरे कितना से कितना के बीच में? इक्वेटर के 0 डिग्री पे तो नहीं है। याद नहीं आ रहा है सर, बट आपकी क्लास में सुने थे। यही तो खेल है। जब तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे पढ़ाई को तो पढ़ोगे कैसे? ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बैकलॉग कंप्लीट करो। ये जो तुम बोलते हो ना तापस कि मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, ये सब तो बोलने वाली बात है यार। कौन क्यों नहीं कर सकता है? मैं तो होता तो मैं तो वॉशरूम में बैठे बैठे पढ़ लेता, फोन में ही। तो ये सब बोलने वाली बात है कि कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, ये सब बोलने वाली बात है। टाइम निकालने वाला ना कैसे भी टाइम निकालता है, वॉशरूम में भी बैठ के पढ़ लेता है। ठीक है। अब तुम्हारी गलती है कि तुमको जॉब भी करना है, फैमिली भी संभालना है, और तुमको वॉशरूम में बैठ के पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो मत करो। याद ही नहीं रहेगा चीजें। ये था पृथ्वी। ठीक है, ये मैंने बनाया था। पृथ्वी का जो शेप था मैंने वो भी बताया था, याद है? पृथ्वी का जो शेप के बारे में मैंने बताया था, याद है? बता पाओगे? पृथ्वी का क्या शेप है? इतने बार पढ़ा है, ये नहीं बता पाए तो भाई मूर्ख हो, सबके सब मूर्ख हो। बताओ भाई। अरे अर्थ का क्या शेप था? कितना बोर करते हो यार तुम लोग, बताते ही नहीं हो। क्या फिरदौस इतना पढ़ के यूपीएससी क्या निकाल के यार, यूसी नेट फिर भी नहीं बता पा रहा। फिर एलिप्सॉइड बोला यार, उफ। क्या है बोले? और कोई बताएगा? क्या ज्योति, गैस ही नहीं करना है क्या? चुपचाप बैठना है क्या? एग्जाम क्यों दोगे फिर? एग्जाम मत दो, ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो। नितिन भी नहीं बोल रहा है कुछ। नितिन तो एलिप्सोइड बोल दिया, फिर दोस्त इक्वेटर बोल दिया। नितिन ऑबलेट्स पीरियड बोला। क्या भाई सही है? सब लोग कुछ बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है। फिरदौस, क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या वो सही बोल रहा है? ज्योति बोल दिया सर, तापस बोला ऑबलेट्स पीरियड। तापस और नितिन ऑलमोस्ट करेक्ट है।
तो ओबलेट्स पीरियड ही है। ठीक है, ये ओबलेट्स पीरियड ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं अर्थ के बेल्ट्स की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्थ के बेल्ट्स की, तो हम क्या करेंगे, ये सब कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या कंसिडर करेंगे, हमको चाहिए बेल्ट्स पढ़ना। तो बेल्ट्स के लिए तो तुमको सिंपली याद होना चाहिए कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ITCZ मौजूद है। अब कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज दिस ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताओगे? बताओ। बताया तो है, सब बताया। खा गए हो, पढ़ नहीं रहे हो पहले यूनिट, पहली ही यूनिट अभी तक नहीं पढ़े हो, क्या करोगे भाई तुम लोग? बताओ फुल फॉर्म ITCZ का क्या है? बताओ बताओ। चारों के चारों, चार टाइम पे अलग अलग आंसर क्यों भेजते हो, एक बार में भेजो ना, सब लिख दो। नहीं पता तो नहीं पता भी लिख सकते हो। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या ज्योति ये सही बोल रहे हैं? बताओ। आज तो टेस्टिंग लेना ही होगा, क्योंकि इतना डफर होके थोड़ी घूमोगे एग्जाम की बात चल रही है जब। नो, पता नहीं सर। तुम पढ़ नहीं रहे ज्योति, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, बर्बाद हो जाएगा। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। करेक्ट। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को ही ITCZ बोलते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है समझ रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि जब ये ISM का समय आ रहा है, इंडियन समर मानसून का टाइम आ रहा है, मतलब समर सीजन पूरा क्रॉस कर रहा है, तो ये ITCZ क्या होता है ना, ये गंगा प्लेन मतलब 22 डिग्री, नहीं 22 डिग्री नहीं, 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट कर जाता है। कौन? ये जो ITCZ है, इट गॉट शिफ्टेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ये शिफ्ट कर जाता है। करेक्ट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा मानसून क्रिएट हो रहा है। वही वो बोल रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इन समर। ठीक है, तो इन समर सीजन में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है ओवर द गंगा प्लेन। ठीक है, जो कि 5 डिग्री पे था, वो धीरे धीरे गंगा प्लेन पे पहुंच गया है। अब गंगा प्लेन की अगर हम बात करें, ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री नॉर्थ के पास पास है। ठीक है, तो वहां पे पहुंच जा रहा है कौन, तुम्हारा ITCZ।
जेड, ठीक है। तो अगर वहां पे शिफ्ट हो जाएगा ITCZ, जैसे मैंने बोला कि ITCZ का नाम से तुमको समझ में आना चाहिए क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो जैसे मैं ITCZ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नाम से तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो मीनिंग क्या है कि हवा यहाँ का के कन्वर्ज होगी, ठीक है, कहीं से भी हवा है कन्वर्ज होगी, ठीक है, कहीं से भी आए, ठीक है, कहीं से भी आए, हवा किधर से भी आए, यहाँ पे क्या होगा, आके कन्वर्ज होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो खालीपन है कहाँ पे, इंडिया के ऊपर, ये जो खालीपन बन जाता है कहाँ पे, यहाँ पे गंगा प्लेन में ये जो खालीपन बन जाता है ITCZ का, ये तुम्हारा इधर के हवा को ना ड्रैग कर देता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो कैसे मूव करता है। अगर हाई प्रेशर है कहीं पे हवा और कहीं पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, तो हाई प्रेशर की हवा जाके लो प्रेशर जोन को फिलअप करेगी। यही तो काम है हवा का, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना। और वही चीज तुम्हारा ITCZ करवा रहा है किसको, मानसून विंड्स को, जो कि अरेबियन सी से आ रहे हैं, उसको आगे आने में मदद कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इक्वेटर में भी ये काफी वो था, ठीक है। अगर हम बात करें इक्वेटर में भी ये बहुत बड़ा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है, ये तुम्हारा इक्वेटर में भी काफी हद तक ये ड्रैग करने की कोशिश करता है हवा को, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखो फ्लो का जो वे है, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुमको दिख रहा होगा। ये जो फ्लो है ये किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक और भी कारण है जो कि इंडियन समर मानसून को पैदा करती है। वो कारण क्या है कि जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू मतलब कहाँ, हमारा इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में टीपी, तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। तो ये जो तिब्बतन प्लेटू यहाँ पे मौजूद है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आता है कि प्लेटू, तुम जानते हो कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पेड़ पौधे कम दिख रहे होंगे, घाटी टाइप से ज्यादा दिख रहे होंगे, हिल्स, वो भी कैसे हिल्स, थोड़े फ्लैटी सरफेस वाले हिल्स, बड़े बड़े हिल्स नहीं होंगे, थोड़े अनड्यूलेटेड, जमीन जैसा, मतलब जमीन जैसा पॉइंटेड नहीं होंगे, जमीन जैसा छोटे छोटे पहाड़, घाटी, ऐसे चीजें होंगी। ये कहाँ पे, तिब्बतन प्लेटू में। तो ये रीजन भी ना बहुत ज्यादा हिट कर जाता है समर सीजन में, जिसकी वजह से ये क्या क्रिएट करता है, एक 9 किलोमीटर का ब्रांच, एक 9 किलोमीटर का पूरा एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है। अब सोचो इतने इलाके में अगर 9 किलोमीटर का एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए, तो कितना हवा ड्रैग होगा और कहाँ से ड्रैग होगा, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा ड्रैग करने की जो ताकत है, ये तिब्बतन प्लेटू के वजह से होता है। तिब्बतन प्लेटू अपने अंदर सारी हवा को सोख लेता है, ठीक है। जो भी मानसून लेडन विंड आते हैं, तो उन सारी हवाओं को वो सोख लेता है। तो वही हो रहा है इसमें, तुम्हारे जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, लो प्रेशर विल बी देयर एट तिब्बतन प्लेटू। सही बात है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 9 किलोमीटर का जोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी की सारी जो हवाएं हैं वो ड्रैग हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। इसके बाद का जो केस है वो सदर्न ऑसिलेशन है, तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं सदर्न ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करूंगा तब, ठीक है। इसके बाद आता है कि एक प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ।
एक इशू है। कहाँ पे इशू है? इस रीजन में, महाराष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं मराठवाड़ा। ठीक है। मराठवाड़ा एक रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे तुम्हारा ये जो पॉपुलेशन है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा पानी नील, पानी नील हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मराठवाड़ा रीजन में पानी जो होता है कम होता है। क्यों होता है? जिसकी वजह से जो किसान होते हैं वो सुइसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ के भी एक्सप्लेन कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कौन एक्सप्लेन करता है। वेस्टर्न घाट की वजह से क्या होता है? ड्यू टू लो रेनफॉल, कंटिन्यूअस माउंटेन होती है जिसकी वजह से मॉइस्ट एयर पास नहीं होता है, और ड्यू टू लो एनुअल रेनफॉल। नहीं भाई नहीं, लिखा हुआ है वहां पे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ, वेस्टर्न घाट मौजूद है तुम्हारा मराठवाड़ा रीजन से पहले की बात करते हैं। जब तुम्हारा अरेबियन सी वाला ब्रांच का जो हवा है वो जो मूव करता है महाराष्ट्र की तरफ, तो सबसे पहले जैसे कि फिरदौस ने बोला कि वेस्टर्न घाट सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट जो मिलेगा, ठीक है, वो एज ए बैरियर है। उसको क्रॉस करके कौन, उसको क्रॉस करके तुम्हारा मॉइस्चर लेडन विंड जो है आईएसएम का, वो क्रॉस करके जा नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर वो क्रॉस करके नहीं जा सकती है तो होगा क्या? अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो हवा है ये क्रॉस करके नहीं जा पा रही है, करेक्ट, इफ दिस एयर इज नॉट एबल टू गो, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट मौजूद है, ये क्या होगा, यहीं पे बारिश करेगा। वेस्टर्न घाट के इस तरफ क्या होगा, क्लाउड बनना शुरू हो जाएंगे, और जो कि बारिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उस तरफ क्या होगा, जब ये एयर उधर ड्रैग कर देगी हवा को, तो ये मॉइस्चर लेडन नहीं रहेगा, मॉइस्चर लेस विंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, रेन शैडो। ठीक है, रेन शैडो जोन में आ जाता है कौन, ये वाला जो हिस्सा है ये रेन शैडो जोन में आ जाता है। और यही वो हिस्सा है विदर्भ या मराठवाड़ा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं तुम्हारे महाराष्ट्र के जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सुइसाइडल से प्रभावित है। ठीक है, एग्रीकल्चर में फार्मर अपना क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाता है इस वजह से, और वो डेथ का सम्मुखीन होता है कि उसको सुसाइड करने से अब राहत मिले, ये सोच के वो सुसाइड कर ही लेता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है तुम्हारा मराठवाड़ा में। राइट, तो तुमको मॉनसून की कहानी खत्म। अब चलते हैं हम एल नीनो ला नीना, जिसको सदर्न ऑसिलेशन से हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लिटिल बॉय, इसको हम क्राइस्ट
चाइल्ड का भी नाम दिए हैं किसको, इसको एल नीनो को, ठीक है। ये लिटिल गर्ल है, और लानिना जो है लिटिल गर्ल है, ठीक है। अब ये एल नीनो का मीनिंग क्या है, एल नीनो लानिना जो है ये कपल्ड आया है, कपल्ड ओशनिक एटमोस्फेरिक फेनोमेना है, ठीक है, दोनों ही होता है, ठीक है। तो और कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम के वजह भी यही है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि एनसो जो है वो फ्लक्चुएशन करता है किसमें, सी सरफेस टेम्परेचर एस एस टी, ठीक है। ओशन का जो टेम्परेचर है उसमें अगर फ्लक्चुएशन होगा तो एनसो का साइकिल तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इतना फिगर से समझाऊंगा, करेक्ट, पहले समझो क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम लोग फोन से अटैच हो सब, क्या तुम लोग अभी फोन से देख रहे हो या सबके सब लैपटॉप खोल के बैठे हो, ये चीज बताओ पहले। आर यू इन लैपटॉप और फोन, बताओ। फिरदौस, नितिन, फोन, ओके। तो जब ये क्लास चल रहा है तुम फोन, ये क्लास को मिनिमाइज कर सकते हो या ये उड़ जाएगा क्लास चलते चलते, या मिनिमाइज हो सकती है, नहीं मिनिमाइज हो सकती है या नहीं हो सकती है ज्योति, हाँ या ना, मिनिमाइज कर सकते हो कि नहीं, मतलब वो ऐप में चल रहा हो और साथ ही से छोटे स्क्रीन में चल रहा हो और तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो या नहीं, वही पूछ रहा हूँ, फोन में जब देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा, कंफर्म है, इस फोन में देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या नितिन, कैंसिल हो जाएगा, नहीं, तो ठीक है। तो इसके साथ साथ खोलो गूगल मैप, गूगल मैप जो है क्या खोलो, मिनिमाइज करो और गूगल मैप खोलो, खोल लिए, उसमें लिखना एक वर्ड लिखना, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ड लिखना, कैंसिल हो जाएगा सर, ओके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तुमको एक छोटा सा चीज ला के ही दिखाता हूँ, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन तो करना ही होगा, बस वो वर्ड ला के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ वो चीज, क्या दिखाने वाला हूँ मैं, ज्यादा मत देखो, ठीक है, बस समझो चीजों को, ठीक है। ये क्या है ना, ये एक देश है, आइलैंड कंट्री है, कहाँ पे है ये, तुम गूगल मैप में इसको टाइप करना, फ्रेंच पोलिनेशिया लिखना, सुनते जाओ बस, कहानी है ये, फ्रेंच पोलिनेशिया लिखना, तो ये तुमको ना एक सुंदर सा आइलैंड कंट्री पे लेके जाएगा, ठीक है। उसमें जब तुम क्लिक करोगे बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखेगा, गोवा बीच जैसा तुमको फील लगेगा, ठीक है। तो उस जगह पे हो क्या रहा है, वहां पे एक ना घाटी है जिसको हम बोलते हैं तहीती, एक घाटी है जिसको हम बोलते हैं तहीती, TAHITI, तहीती, जो कि वहां पे मौजूद है। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो होता है उसमें हवा आके गिरती है, कहाँ से आके गिरती है, कहीं से आ रही होगी, है ना। अब उनका नाम तो ईस्टर्लीज है, जब विंड वेल्ड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ईस्टर्लीज हवा होते हैं तो वो ईस्ट से जनरेट होके आते हैं, है ना, करेक्ट, मैं बताया था ना ये, जो तुमको, अगर मैं बात करूं ये तुम्हारा इक्वेटर है तो हवा इधर से भी जाती है और हवा इधर से भी आती है, तो ये जो ITCZ था ये तो यहाँ था ही था, ठीक है।
बट मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच पोलिनेशिया की। ये फ्रेंच पोलिनेशिया कहाँ मौजूद है, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये मैप पे तुमको ये क्या दिख रहा है जानते हो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया यहाँ पे है। तो ये जो कंटिन ये जो तुम्हारा देश है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है। इस पे एक घाटी है जिसका नाम है तहीती, TAHITI, तहीती, ठीक है। तो ये तहीती आइलैंड में ऐसा क्या हो रहा है, वही चीज दिखाता हूँ अभी। ये तहीती आइलैंड में ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तहीती आइलैंड है वो यहाँ पे कहीं मौजूद है, इस जगह पे, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मल डेज, जब नॉर्मल दिन चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल डेज मतलब एलनीनो नहीं आया है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशंस की बात चल रही है। नॉर्मल कंडीशंस, जिस समय तुम्हारा एलनीनो नहीं आया है, बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है। तो उस समय में क्या होता है कि जो तुम्हारा, उस समय में क्या हो रहा है कि तुम्हारा, एक मिनट, हाँ। तो उस समय क्या हो रहा है कि जो ये फ्रेंच पोलिनेशिया वाला आइलैंड है, उस समय में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा वार्म वाटर मौजूद है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर तुम्हारा वार्म वाटर मिल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर तुम्हारा वार्म वाटर मिल रहा है। तो ये जो वार्म वाटर मिल रहा है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये क्या करता है कि इसके ऊपर की जो हवा होती है वो तुरंत ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ ये चढ़ जाती है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जैसे ही चढ़ेगी, तो आसपास की जो हवा है वो इसको भरना शुरू कर देगी, ठीक है। बट ये जो वार्म वाटर है, यहाँ पे वार्म वाटर होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बादल बनेंगे और मस्त बारिश होगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ऊपर मस्त बारिश होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है कि इस तरफ है कोल्ड वाटर, ठीक है, कहाँ पे, इक्वेडर एंड पेरू। ये क्या है, साउथ अमेरिका के दो कंट्री है, इक्वेडर एंड पेरू, ठीक है। इक्वेडर का स्पेलिंग क्या है, ECUADR, इक्वेडर, ठीक है। इक्वेडर और तुम्हारा पेरू, दो कंट्री, एक चिल्ली भी है, ठीक है। ये सब यही मौजूद है, कहाँ पे, साउदर्न अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, पूरा ठंडा पानी, मस्त ठंडा पानी मिलता है, कौन, नॉर्मल कंडीशंस में। तो क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ ठंडा पानी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनता है, कोल्ड वाटर को कौन पसंद करता है, मछलियां पसंद करती हैं। तो यहाँ की जो फिशरीज होती है, यहाँ की जो फिशरीज होती है वो काफी ज्यादा होती है। फिशिंग इंडस्ट्री बहुत बूम पे रहता है, फिश इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पे रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट ये बह रहा है, इसका एक नाम है, पेरुवियन करंट बोलते हैं इसको, ये भी गलती मत करना, पेरुवियन करंट है ये, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ट्रेडविंड इधर जा रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ पे मस्त एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो दोनों कंट्री को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है और फायदे में रह रहे हैं दोनों कंट्री, ठीक है। ये चीज तुमको यहाँ पे आराम से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब तुम्हारा एलनिनो कंडीशन, तब क्या हो जाएगा, तब खेला हो जाएगा, क्या खेला हो जाएगा वो दिखाता हूँ। जब एबनॉर्मल कंडीशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ का जितना भी गर्म पानी था वो धीरे 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 इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। तो गर्म पानी जैसे ही तुम्हारा यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर जाता है, कहाँ पे, तुम्हारा वेस्टर्न पैसिफिक से ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये पैसिफिक ओशन ही चल रहा है, दिस इज पैसिफिक ओशन, और कोई दूसरा ओशन नहीं है, ये चीज भी ध्यान लगा, नहीं तो बेवकूफी की तरह कोई और ओशन का नाम लिख के आ जाओगे। इतने बेवकूफ तो लगते ही हो मेरे सबके सब, ये पढ़ते नहीं हो, बेवकूफी तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ का जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे अगर तुम्हारा शिफ्ट कर गया,
साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर चढ़ के जो बादल बना रही थी वो अब नहीं बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉट कंडीशन, ठीक है। ड्रॉट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गर्म पानी पहुंच गया तो ठंडा पानी को रिप्लेस कर दिया, तो फिशिंग इंडस्ट्री भी खत्म, फिशिंग इंडस्ट्री भी खत्म, तो प्रोडक्टिविटी खत्म, खान पान के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो इन दोनों कंटिनेंट के लिए तुम्हारा एल नीनो जो है खतरनाक साबित होता है, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द टू कंट्री, ठीक है। ये जो दोनों कंट्री के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, किसमें, हमारे इन दोनों कंट्रीज के लिए। क्लियर, ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब बात आता है जो खेला मैं बता रहा था तहीती का। अब तहीती का क्या खेला है वो भी समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे वो आइलैंड जो है वो तहीती है, वो तुम्हारा टापू है, ठीक है। जो आइलैंड है उसके ऊपर एक पहाड़ी है वो है, ठीक है। तुम्हारा जो ट्रेड विंड्स है वो क्या होंगे, ऐसे बहेंगे, वो तो ट्रेड विंड्स ऐसे बहते हैं, तो उनको तो बस एक लो प्रेशर जोन चाहिए जहां पर उनको घुसना है, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर जोन चाहिए होता है वो क्या होता है कि उस समय तहीती पे बन जाता है। अब क्योंकि तहीती में बन जाता है लो प्रेशर जोन, तो जो भी ट्रेड विंड्स है सारे के सारे तहीती के पास चले जाते हैं, इस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये तहीती आइलैंड के पास पहुंच जाएंगे, ये हवा तो और ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके आगे जाएगी ही नहीं। तो अगर कोई हवा, सपोज करो कि मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा ये जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मौजूद है और इंडिया यहाँ पे है और तुम्हारा साउथ अमेरिका यहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, ये तीनों है। अगर हवा यहीं पे कन्वर्ज कर जा रही है, अगर हवा को यहीं पे कन्वर्जेंस मिल जाता है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके जाएगा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो अगर ये हवा ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके नहीं जाएगा, तो ये मुड़ के कैसे इंडिया की तरफ इंडियन समर मानसून बन के आएगा, ये भी समस्या है। हवा है ना, वो हवा को तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मुड़ के आएगा ही कैसे, आएगा ही नहीं यहाँ तक मुड़ के, ठीक है। तो अगर ये मुड़ के ही यहाँ तक नहीं आएगा, तो एलिनो वाले साल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा वीक मानसून, मानसून जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम है साउथ अमेरिका में फिशरीज इंडस्ट्री खत्म, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ जाएगा, और तुम्हारा इंडियन समर मानसून में भी वीकेनिंग आ जाएगी और वीक मानसून क्रिएट होकर दिखेगा। समझ में आया, ठीक है। ये उसकी कहानी है, किसकी, तुम्हारी एल नीनो की, ठीक है। तो एल नीनो ये फेजेस वगैरह है, इसको हम मेजर करते हैं, एक इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं नीनो 3 इंडेक्स, ये चीज के बारे में पढ़ सकते हो, नीनो 3 इंडेक्स। इसका एक रेंज होता है, इस रेंज से इस रेंज का अगर रहेगा नीनो 3 इंडेक्स तो तुम्हारा एल नीनो साल है, नहीं रहेगा तो नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, करेक्ट। यही है वही चीज जो एक्सप्लेन किया कि इंडिया की तरफ नहीं आएगा, उसी चीज को बताया है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है तुम्हारा, आता है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग, तो फिजिकल वेदरिंग जब तुम पढ़ रहे हो, ये तो बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। अगर मैं फिजिकल वेदरिंग की बात करूं तो फिजिकल वेदरिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है, फटाक फटाक से पढ़ के निकलते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि इसमें फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर होगा, तो कोई चीज एक्सपैंड करेगा, कोई चीज एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है। समथिंग विल एक्सपैंड, समथिंग विल नॉट एक्सपैंड, ठीक है। बार बार अगर किसी चीज पे एक्सपेंशन हो, हिटिंग हो, ठीक है, और उसमें बार बार चेंजेस आए, वियर टीयर हो, तो क्या होता है कि उसका जो ऊपर का सरफेस है ना वो कमजोर हो जाता है। जैसे ही कमजोर होता है तो उससे क्या होता है कि स्केल फिलिंग, मतलब ऐसे चमड़ी, जैसे प्याज को छिलते हो ना, ऊपर की चमड़ी बाहर निकलती है, वैसे ही ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन और डिस्क्वामेशन, ठीक है, स्केलिंग ऑफ पिलिंग, ठीक है। कहीं से अगर स्केल की तरफ निकल रहा है तो दैट इज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। फिर क्या आता है, चेंज इन प्रेशर ऑन द रॉक्स, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अगर प्रेशर्स में बदलाव आएंगे, ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो उसके वजह से भी ये क्रिएट हो सकता है क्या,
तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग क्रिएट हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। फिर आता है तुम्हारा ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स। ये तो सही बात है। अगर मैं बात करूं कि कोई जमीन है और उसके अंदर तुम्हारा क्रिस्टल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वो जमीन को फाड़ के ही निकलेगा। along with water, most of the soluble constituents of the rocks and minerals enter the rocks through its fracture and joints और fractures के अंदर से वो घुसता है, और salt जो इसके अंदर होता है, it contains and start crystallizing। अगर मैं बात करता हूँ कि जो दांडी मार्च में जो गांधी जी गए थे, ठीक है, तो वो सुखा रहे थे अपने सारे के सारे जगहों को, कोस्टल रीजन में क्या कर रहे थे, सुखा रहे थे, तभी नमक बन रहा था एवापोरेशन करने के बाद। तो मैं वही चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम किसी नमकीन पानी को कहीं पे लेके छोड़ के और उसके पानी को एवापोरेट कर देते हो, तो उसके जो नमक है वो तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना। वो क्रिस्टल जो बनेंगे वो क्या करेंगे, जमीन को वीकेनिंग करेंगे। तो इसी तरीके से ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल भी एक रोल है तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग का। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कहीं पे तुम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये रॉक है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, फ्रीज हो गया एक पोर्शन, ऐसा पोर्शन फ्रीज हो गया, तो ये तो यहाँ पे टूट जाएगा। जहाँ पे फ्रीज हो गया यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है। तो रॉक के बीच में अगर गैप रहेगा और उसके बीच में अगर पानी कहीं ट्रैप हो जाता है और वो ठंडा पड़ जाता है, तो उससे फ्रीज होके वो एक्सर्ट करता है एनर्मस प्रेशर, जो कि वॉल्स ऑफ द फिशर्स में क्रिएट करता है तुम्हारा एक प्रेशर, और जिसके वजह से तुम्हारा वो टूट जाता है रॉक। ठीक है। तो और एक एक्शन है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन से भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, किसमें, वाटर में जो होता है, वाटर के प्रेजेंस में फ्रॉस्ट एक्शन अगर करोगे तो आइस का लेयर बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, जिसके वजह से तुम्हारा अगेन तुम्हारा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक है। यही तुमको दिखा रहा हूँ कि कैसे ब्लैक लाइन पहले पड़ेगा, थोड़ा गड्ढा होगा, फिर तुम्हारा पानी अंदर घुसेगा, फिर वो टूट के 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यही उसकी कहानी है। ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मिनरल कंटेंट में अल्ट्रेशन। ठीक है, अगर मिनरल्स में बदलाव आ गए तो तुम्हारा खत्म, क्या, केमिकल वेदरिंग ही खत्म। ठीक है। मिनरल के कंपोजिशंस में बदलाव आने चाहिए, तभी इसको हम कंसिडर करेंगे, किसको, केमिकल वेदरिंग को कंसिडर करेंगे अंडर अस। करेक्ट। ये तो हो गया केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे कि ये सब जो टॉपिक्स है नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हैं वैसे। हाँ, किया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नहीं कर लेंगे इसको भी, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ये बड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजियोलॉजी के साथ ही कवर हो जाएगा, 20-20 मिनट का। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा, कल की क्लास लास्ट क्लास होगी, यूनिट 4 की। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि तुम लोग को जाना होगा ना, लेट हो जाएगा। तो सर बाकी कल पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ, जूम कर दीजिए, नोट्स मिल जाएंगे तुमको, परेशान मत हो, नहीं चाहिए। तो ये जो मैं बोल रहा था, फिजिकल वेदरिंग तो खत्म हुआ, केमिकल वेदरिंग कल खत्म करके इसको फिनिश आउट कर देंगे, कल तुम्हारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर हम 5th यूनिट में घुसेंगे। 5th यूनिट शायद छोटी यूनिट है, क्या पॉल्यूशन है क्या, आई थिंक पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन होगी तो बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट तो वही है, पॉल्यूशन। उसको तो कवर करना ही पड़ेगा, उसको एक परफेक्ट वे में कवर करना पड़ेगा पॉल्यूशन। ज्यादा बड़ा है लेकिन उसमें कहानी उतना नहीं है, मोस्टली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ही पोर्शन है। वैसे कल तुम्हारा 4th यूनिट खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम दो। 9 बजे अगर क्लास कर रहा हूँ तो 9 से 10:30 या ऐसा तक टाइम दो डेली, नहीं तो थोड़ा बैकलॉग चला जाएगा ना कोर्स को, फिर कम कम ही तुम पढ़ पाओगे। वैसे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन कराते रहूंगा तो समझ जाओगे। जैसे एक यूनिट जैसे लिया है था पिछला वाला 3-3 यूनिट्स का, वैसे इस बार भी फिर 3 यूनिट्स कर लूंगा ये खत्म करते। ये तो पहला यूनिट 4th खत्म हो रहा है, फिर 5th फिर 6th। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। 20 से पहले तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, मई 20 से पहले ना तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट यूनिट जो है वो एक क्लास का ही है बस। 10th यूनिट जो है ना वो एक क्लास में कवर आउट हो सकता है। उसमें सिर्फ थ्योरीज है और इम्पोर्टेंट 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है उसमें। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें।
स्टैट्स भी एक यूनिट इजी है, 3 क्लास में वो भी कवर आउट हो जाएगा, उसमें भी बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास कितने दिन है अभी? आज 8 हो गए, 9 10 12 दिन है। ठीक है, कवर आउट करेंगे, थोड़ा टाइम देना, कल कवर हो जाएगा ये, कोई बड़ी बात नहीं है। एक संडे और टाइम देना होगा तुम लोग को। हाँ जा सकते हो, गुड नाइट।